हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हर बार बोलना पड़ता है बार बार कि साइंस में आपके 20 नंबर है केवीएस पीआरटी में। साइंस में केवीएस पीआरटी में आपके पास कितने नंबर है? 20 नंबर है, 20 मार्क्स। और उसके लिए आपको क्लास 9th क्लास 10th के साइंस करनी है, पूरी नहीं करनी, कुछ ही चैप्टर्स करने, ठीक है ना। तो मैंने स्टार्ट कर रखी है एक सीरीज क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए सारे टॉपिक कराऊंगा। जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा मैं सारा सिलेबस करा चुका हूँ, ठीक है ना। चलो, तो हम डे 3 पे आ गए। इसका क्या चल रहा है? डे 3। डे 1 डे 2 में करा चुका हूं। तो जिसने डे 1 डे 2 ना देखा हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले डे 1 डे 2 देखे, तब डे 3। अब आता है वैलेंसी। वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता। संयोजकता, ठीक है ना। अब ये संयोजकता होता क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के, अगर उन्होंने इस एग्जांपल को फील कर लिया, फील करने का मतलब है महसूस कर लिया, तो वो संयोजकता तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। और संयोजकता पेपर में आने के बहुत चांस होते हैं, बहुत हाई चांस होता है कि संयोजकता पेपर में आए, ठीक है ना। चलो क्योंकि इस पे एमसीक्यू बन जाता है। मान लो एक कार है 4 लाख रुपए की। कितने रुपए की है? 4 लाख की। सुनते रहना। एक इंसान ए है, एक इंसान बी है। ए वाले पे हो गए 3,75,000 रुपए और बी वाले पे हो गए 75,000 रुपए। तो अब आप मुझे बताओ, ए वाला या बी वाला? ए वाला क्या करेगा? इस 3,75,000 को खर्च कर देगा या कहीं से 25,000 रुपए उधार ले लेगा। और बी वाला क्या करेगा? इस 75,000 को खर्च कर देगा या फिर किसी से 3,25,000 रुपए उधार लेगा। तो आप देख के भी बता सकते हो, कॉमन सेंस यही है कि इसको 25,000 रुपए उधार ले लेने चाहिए ताकि ये कार ले ले, और इसको 75,000 रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर देने चाहिए क्योंकि ये वाला अमाउंट बहुत बड़ा है। ये बात क्लियर है ना? बस इसी चीज पे चल रहा है ये कंसेप्ट। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं। चलो, स्पेस बन गया। देखो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मानो सोडियम की बात किया, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो भरना मैंने सिखा दिया 2, 8 और 1। लेकिन मैंने कहा था पहली वाली ऑर्बिट में 2 आएंगे, बाकी सब में 8 8 आएंगे। तो अब सोडियम की तीसरी ऑर्बिट में है कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और होने कितने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 8। तो अब इसके पास 2 चांसेस है। या तो ये 1 दे दे किसी को, क्योंकि 1 ये दे देगा तो आगे तो 8 पूरे हैं, क्योंकि 8 पूरे होने चाहिए। इस 8 पूरे होने को कहते हैं रूल ऑफ ऑक्टेट। रूल ऑफ ऑक्टेट हिंदी में कहते हैं अष्टक का नियम। अष्टक का नियम। अष्टक का नियम या रूल ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है कि हर एटम के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। एक तो चारा ये है प्यारे बच्चों कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को ताकि इसके भी आगे वाली ऑर्बिट के 8 पूरे हैं, या फिर ये 7 ले ले किसी से। अब आप मुझे सोच के बताओ, 1 देगा या 7 लेगा? आप कहोगे सर 1 देगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1। अब आप कहोगे सर ये प्लस कैसे आ गया? तो सुनना, अब मैं ये समझा रहा हूं। वैसे तो सिंपल है। सिंपल क्या है? इलेक्ट्रॉन को देगा जो भी, उस पर प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन को लेगा जो भी, उस पर माइनस चार्ज आएगा। ये सिंपल लॉजिक है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे प्लस आ गया, और कोई इलेक्ट्रॉन लेता तो उस पे माइनस आ जाता। लेकिन बात अब ये है कि प्लस आया कैसे, वो समझाने की कोशिश करता हूं। इस लाइन से प्लस नहीं आया, ये लाइन से याद करने के लिए बना रखी है। अब सुनना, प्लस आया कैसे। सोडियम के अंदर क्या था? 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, यही था ना। तभी तो रदरफोर्ड ने कहा था या थॉमसन ने कहा था एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसी बेसिस पे कहा था, ठीक है ना। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसी बेसिस पे कहा था। आप सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब
जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन मतलब -10 और 11 प्रोटॉन मतलब +11। तो +11 और -10 क्या देगा? +1 देगा। इस वजह से प्लस और माइनस बनाता है, प्लस आता है और माइनस, लेकिन काम इससे चल जाता है तो इसलिए कोई बताता नहीं है और चल जाता है, ठीक है ना। चलो अब मैं थोड़ा सा जैसे एक दो का और ले लेता हूं। जैसे मानो मैं लेता हूं क्लोरीन। क्लोरीन का 17 तो 2, 8 और 7 होने क्या चाहिए? 2, 8, 8। लास्ट वाले में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, अष्टक का नियम। तो अब ये क्या करेगा? या तो 1 लेगा या फिर 7 दे देगा। छोटा नंबर क्या है? 1। तो 1 लेगा तो क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। लेना मतलब माइनस, देना मतलब प्लस। और कंसेप्ट समझना है तो देखो, क्लोरीन के 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है ना। 1 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब -18, 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब +17। तो कितना आ गया? -1, ठीक है ना। इस तरीके से आप सबकी वैलेंसी निकालोगे और पेपर में आएगा, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट लिखे हुए। अब आपको करना क्या? आपके पास पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा, नो डाउट। एमसीक्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? वो कह देगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 4 ऑप्शन लिखे होंगे, +2, +1, +3, +4। तो आपको टिक करना होगा सही कौन सा होगा। कैसे? एल्यूमिनियम का 13 है तो 2, 8 और 3, 2, 8, 8 ये चलता है। तो लास्ट में कितने होने चाहिए? 8, लेकिन है कितने? 3। या तो ये 5 लेगा या फिर 3 देगा। कौन सा छोटा नंबर है? 3। तो 3 देने का मतलब है +3। कैसे प्लस आया वो मैं पहले समझा चुका हूं। तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई? +3। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बस आपको यही चीजें इस पूरे आर्टिकल में, अभी जो थ्योरी लिखा हुआ है ना, ये पूरा थ्योरी आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको पढ़ना ही नहीं है। पूरे थ्योरी में यही कह रहा है जो मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है ना। आगे देखो, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। सल्फर का देख लो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 2, 8 और 6। तो इसके लास्ट में 8 होने के लिए 2 लेगा, तो सल्फर की वैलेंसी होगी -2। मैग्नीशियम की याद आए तो +2। कैसे? देखो, मैग्नीशियम 12, हमें सारी याद है, आपको भी कईयों को याद होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं उनकी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। तो 2 देगा ये, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी +2। चलो अब इस आर्टिकल में एटॉमिक नंबर मैं बता चुका था, परमाणु क्रमांक जिसे Z से शो करते हैं। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? Z = E = P, ये पढ़ा था ना। इस पूरे आर्टिकल में बच्चों यही कह रहा है। इस पूरे आर्टिकल में बस इस फॉर्मूले को ये एक्सप्लेन कर रहा है। चलो मैं पढ़ के दिखा देता हूं, आपको ये ना लगे कि ये क्या कह रहे हैं। वी नो दैट द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर। समझे? कह रहा है प्रोटॉन के नंबर ही डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर। अब आप में से कई बोल सकते हो कि सर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऐसा क्यों नहीं कहा। ये क्वेश्चन है जो सोचने का है। कई लोग कह रहे हैं ना कि हम सब कर चुके हैं सिलेबस, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। एक्चुअल में उन्होंने ये लाइन तो पढ़ ली, लेकिन उन्होंने ये क्रॉस थिंकिंग नहीं करा कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है एटॉमिक नंबर के इक्वल। क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यू इस तरीके से बना दे कि इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस पे क्वेश्चन हो। अब सुनना क्यों नहीं होता? क्योंकि अच्छा चलो एमसीक्यू बना देता हूं मैं तो अगर आप मुझे एक एमसीक्यू के 1 रुपया देते हो ना, ओपन चैलेंज है, एक एमसीक्यू के 1 रुपया, तो चैप्टर 4 के मैं आपको 1000 एमसीक्यू बना के दे सकता हूं। कल कहोगे कल दे सकता हूं, परसों कहोगे परसों दे सकता हूं। समझे? एमसीक्यू तो करोड़ों बनाए जा सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं, लेकिन बात वही है कि करा क्यों जाए, ठीक है ना। पैसे के लिए नहीं कह रहा मैं भाई, जनरल बात बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कहा भी समझाता हूं। जैसे अभी आपने मैग्नीशियम पढ़ा था, मैग्नीशियम का क्या था? 282, तो इसके लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो जा भी सकते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कभी बढ़ती घटती नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यानी कि प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। इसीलिए प्रोटॉन को रेफरेंस लिया गया एटॉमिक नंबर के। एक पिता के 2 बच्चे, एक शराबी और नशेड़ी और एक ईमानदार और मेहनती। अगर पिता को पैसे का लेन देन करवाना है, मतलब पैसे कहीं भेजने हैं, तो किसके हाथों देगा?
इसके हाथ या इसके हाथ, जो ईमानदार और मेहनती है उसके हाथ। हालांकि बेईमानी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कैरेक्टर तो वही डिफाइन हो रहा है ना, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय जेड, ये पूरा का पूरा आर्टिकल वही कह रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। अगला मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए इक्वल टू एन प्लस पी, याद आया। एटॉमिक मास किसके इक्वल है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। इस पूरे आर्टिकल में यही दे रखा है, आपको पढ़ना है, जो नहीं समझ आएगा मुझे पूछना है। अच्छा, यहां पे एक वर्ड आ गया न्यूक्लियॉन्स, ये बता देता हूं। हमने पढ़ा एटम के न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आया, मैंने कहा बच्चों चुपचाप बैठ जाओ, तो बच्चों के अंदर कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। मैं ऐसा भी कह सकता था लड़कों चुप बैठ जाओ, मैं ये भी कह सकता था लड़कियों चुप बैठ जाओ, लेकिन मैं जेंडर को स्पेसिफाई करने की बजाय मैंने एक कॉमन वर्ड यूज किया, दैट इज कॉल्ड बच्चों, है ना। इसी तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कॉमन नाम हो गया न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मैं पहले बता चुका हूं, अगर किसी को पता हो तो। चलो, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज 8, इलेक्ट्रॉन में कितने, 8 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, प्रोटॉन कितने, 8 है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, मैंने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर किससे डिफाइन होगा, सिर्फ प्रोटॉन से। हालांकि इस केस में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो यानी कि किसी से भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन डिफाइन किससे करना, सिर्फ प्रोटॉन से, क्योंकि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन 9 है, तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर हो गया 8। व्हाट इज द चार्ज इन द एटम, एटम में चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन 8 है, तो कैसे भरोगे, 2 और 6, 8 को ऐसे ही भरोगे ना, 2 और 6। दूसरी ऑर्बिट में कितने होने चाहिए थे, 8 है कितने, 6। या तो ये 2 लेगा या फिर 6 देगा, कौन सा नंबर छोटा है, ये वाला, और लेने को मतलब होता है माइनस, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, -2। सॉरी, वैलेंसी थोड़ा पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज होगा 0। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है, तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। अब आता है समस्थानिक, इसे कहते हैं समस्थानिक। अगर आप मुझे एक क्वेश्चन के 5 रुपए दो ना, मांग नहीं रहा, मैं बता रहा हूं, मैं आइसोटोप्स में अभी 20 क्वेश्चन बना सकता हूं, एमसीक्यू। चलो 5 दोगे तो 30 क्वेश्चन बना सकता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, क्योंकि मेरा रेंज ही यही है, ठीक है ना। लेकिन बात वही आके रुक जाती है कि आप सिर्फ ऊपर पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि क्या हो जाता है। मैं आइसोटोप्स टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं आइसोटोप्स टॉपिक के बारे में एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जिन्होंने ये चैप्टर अपने आप कर रखा है वो बताना कि वो ये चीज पहुंच पाए थे, नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है ना। पहले हम समझते हैं आइसोटोप्स होते कितने और आइसोटोप्स होते क्या है। तो कुछ एलिमेंट मिले, जैसे मानो 3 एलिमेंट मिले, C12, C13, C14, C13, 3 एलिमेंट मिले, ठीक है ना। या ये 2 एलिमेंट मिले, किसी की बात करो, मानो ये 2 एलिमेंट मिले, इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम थी, मतलब ये कार्बन की तरह प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे थे, एटॉमिक नंबर भी सबका सेम था, लेकिन इन दोनों का मास अलग था। अब साइंटिस्ट दुविधा में पड़ गए कि भाई एटॉमिक नंबर के बिहाफ में हमने चीजों को क्लासिफाई करा, एटॉमिक नंबर के बिहाफ में हमने चीजों को क्लासिफाई करा, और अब इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक मास क्या है, अलग है, इनका एटॉमिक मास अलग है। तो अब उन्होंने इनको एक नया नाम दे दिया, जिसका नाम दे दिया आइसोटोप्स। क्या नाम दे दिया, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या हो सकता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। हिंदी में ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न होता है, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक भार अलग है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक भार अलग है, ठीक है ना। ये 3 के दिखा रखे हैं आपको, किसके, हाइड्रोजन के, कार्बन के, क्लोरीन के। ये 3 तो आपको पता होना चाहिए कि इनके होते हैं, औरों के भी हैं,
लेकिन आपको बस इन 3 के पता होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। प्रोटियम हो गया 1H1, ड्यूट्रियम हो गया 1H2, ट्राइटियम हो गया 1H3। देखो ऊपर दिख रहा है ना, हाइड्रोजन के दिख रही है, 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1, 2 और 3। सबका परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार भिन्न है, ठीक है ना। इनके नाम है तो ये नाम भी पूछा जा सकता है। इसे जनरली ऐसे पूछता है, व्हाट इज HDT, प्रोटियम, ड्राइटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ठीक है ना। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं देखना। अच्छा, आइसोटोप्स के बाद एक होता है आइसोबार। आइसोबार वो होते हैं, इन्हें कहते हैं समभारिक। हिंदी में याद करना आसान है, समभारिक मतलब इनका भार समान हो। दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हिंदी में ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न है। एग्जाम्पल देख लो, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। दोनों का परमाणु भार कितना है? 40, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? अलग है। इसी की तर्ज में एक और होता है आइसोटोन्स, दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन्स आपके काम का नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। ओके, अब मैं यहां पे एक छोटी सी चीज बताता हूं। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। अब जिन्होंने अपने आप पढ़ लिया था या कहीं से पढ़ लिया था, अब देखना ये पॉइंट उन्हें पता था नहीं था। अगर पता था तो वो बिल्कुल गहराई तक पहुंच रखे इस चैप्टर के, और अगर नहीं पता था तो वो गहराई तक नहीं पहुंचे, ठीक है ना। तो देखते हैं किसको पता था। हेरा, एक मिनट बस, चलो ठीक है। देखो पहला पॉइंट तो वही होगा आइसोटोप्स में, क्या? सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका भी पहला पॉइंट ये होगा, इसका भी पहला पॉइंट ये होगा। ये पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं। दूसरा पॉइंट इसका एग्जांपल होगा, इसका भी एग्जांपल होगा, इसका भी एग्जांपल होगा। इसके एग्जांपल तो अभी कार्बन का ले लो 612, 613। इसका एग्जांपल ले लो आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। आइसोटोन्स के एग्जांपल मैं समझा देता हूं। जैसे हाइड्रोजन का ट्राइटियम लिया और हीलियम लिया, इसमें जेड कितना है? 1, ए कितना है? 3। इसमें जेड कितना है? 2, ए कितना है? 4। तो ए का फॉर्मूला होता है N+P। ए है 3, न्यूट्रॉन नहीं पता, और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के, n बराबर 2। यहां आ जाओ, ए का फॉर्मूला N+P। ए कितना है? 4, n कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता, प्रोटॉन है 2, तो 2 = n। n क्या आ गया? 2। तो देखो इसके भी न्यूट्रॉन 2 है, इसके भी न्यूट्रॉन 2 है ना। तो ये एग्जांपल में हो सकते हैं, क्या? हाइड्रोजन का एक आइसोटोप और हीलियम। ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप सोच सकते हो, लेकिन आइसोटोन्स आपके काम का नहीं है। अब जो पॉइंट मैं इंडिकेट कराने जाता हूं वो देखना, और देखो जैसे आप आइसोटोप्स ले लो, आइसोबार ले लो, आइसोटोन्स तो लेने की जरूरत ही नहीं है। कार्बन 612, 613, 2 ही लेके चल लो। आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 एटॉमिक नंबर के।
इधर भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 एटॉमिक नंबर के। प्रोटॉन भी कितना होगा 6, प्रोटॉन भी कितना होगा 6। इधर न्यूट्रॉन निकालो कितना होगा 6, क्योंकि एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन होगा एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, 12 माइनस 6 6। वैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा 13 माइनस 6 7। यहाँ पे आ जाओ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 18, प्रोटॉन आ जाएगा 18, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, इन सबको माइनस करोगे 22, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 20, प्रोटॉन आ जाएगा 20। यहाँ देखो न्यूट्रॉन होता है ए माइनस पी, अमाउंट वो कितना है 40 माइनस 20 20। अब एक चीज देखना, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स में एक पॉइंट आ गया कि न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। अब होगा क्या मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत जगह मैंने देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स की जो बेसिक डेफिनेशन है ना कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट, वो दिया ही नहीं होगा। गलत गलत पॉइंट लिखे होंगे और एक पॉइंट लिखा होगा ये जिसमें न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, और आप सेंस कर ही नहीं पाओगे। और जबकि आंसर क्या होगा जिसमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इसका देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी अलग है, प्रोटॉन भी अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग है, ऑल आर डिफरेंट। और उसका तो न्यूट्रॉन सेम होता है, बस वही है। एक टर्म है एवरेज एटॉमिक मास, वो बताया था। अब नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास, देखो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, लेकिन हम कार्बन का एटॉमिक नंबर हम यूज करते हैं 6 और एटॉमिक मास यूज करते हैं 12। अब आप में से किसी ने बोल दिया सर हम इन तीनों में से पहले वाले को लेते हैं क्योंकि अच्छा है, या कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि बोलने में टेक्स्ट थोड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमने पहले वाला लिया ही नहीं। याद रखना जब भी आपके पास आइसोटोप्स होंगे। अच्छा जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, मैंने आपसे कहा आपके 12th में कितने परसेंट थे, आपने कहा सर 68% थे, किसी ने कहा 98% थे। तो जिसने 98 कहा या जिसने 68 कहा, क्या उसके हर सब्जेक्ट में इतने नंबर थे? नहीं, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, लेकिन उसने मुझे ओवरऑल बताया। तो जब भी डाटा में वेरिएशन होता है तो हम क्या बताते हैं, एवरेज बताते हैं। तो आइसोटोप्स में 3 मासेज हैं और कईयों में 2 मासेज होंगे। तो आइसोटोप्स के केस में हम डिफाइन नहीं कर सकते थे कि कौन सा एटॉमिक मास लेके चले, तो इसीलिए आइसोटोप्स वाले केसेस में हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स वी ऑलवेज यूज एवरेज एटॉमिक मास। जब भी तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। मास तो कभी डेसिमल में आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मास किससे बना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ना तो न्यूट्रॉन डेसिमल में हो सकते हैं और ना ही प्रोटॉन डेसिमल में हो सकते हैं। तो डेसिमल में कैसे आया, समझ आया, एवरेज निकालने में। अब आप पूछना कि सर एवरेज निकलता कैसे, ये भी तो पूछना है आपने कि सर एवरेज निकलता कैसे। तो मैं बताया तो मान लो ये मिलता है x परसेंटेज, ये मिलता है y परसेंटेज, ये मिलता है z परसेंटेज। ये इनकी एबंडेंस है। क्या है, एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है कितनी मात्रा में पाया जाता है। और तीनों का सम x प्लस वाई प्लस जेड 100 होगा ही होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि 2 आइसोटोप्स होंगे, एक कहेगा 40% है, तो आपको दिमाग खुद लगाना है कि ये कितना होगा, 60%। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है मैं समझा रहा हूं। इसका न्यूमेरिकल है, पीछे 2 न्यूमेरिकल है, 2, और आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके मास को मल्टीप्लाई करना है इसकी परसेंटेज से, 12 को मल्टीप्लाई करना है x परसेंटेज से, प्लस इसके मास को मल्टीप्लाई करना है इसकी परसेंटेज से, प्लस इसके मास को करना है इसकी परसेंटेज से, और जो आंसर आएगा वही आएगा एवरेज एटॉमिक मास। और कार्बन के केस में वो आंसर आ गया था 12, इसीलिए कार्बन का एटॉमिक मास हम क्या लेके चल रहे हैं, 12 लेके चल रहे हैं। समझ आया मैं क्या करूं। तो यहां पे आके चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं मेरे साथ करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, वरना बाद में तो करोगे, ठीक है ना। पैसे दे के करोगे, चाहे रो के करोगे, हंस के करोगे, इधर उधर भाग के करोगे। अभी लगे हाथ कर लोगे तो बहुत अच्छा है। 3 दिन का समय दे रहा हूं। 3 दिन बाद मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा,
फिर 2 वीडियो और दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होंगे, ठीक है ना। लेकिन 3 दिन का समय आपको ये तीनों वीडियो अच्छे से देखनी है, नोट्स बनाने, सब कुछ लिखना है, ठीक है ना। और जो डाउट हो वो कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगा। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे चाहे वैसे कर सकते। थैंक यू।